पब्लिक सर्वेंट रूल्स के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू श्रीवास्तव आपका फिर से स्वागत करता हूं पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नए वीडियो में। आज हम लोग कवर करेंगे सीसीएस लीव रूल्स 1972 का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर किया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप तुरंत उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वो सारे सरकारी कर्मचारियों को सशक्त बनाना चाहते हैं जिन्हें सीसीएस लीव रूल्स जानने में, समझने में कठिनाई होती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे ऐसे तो टॉपिक्स 3 हैं, अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव। बट क्योंकि अर्न्ड लीव एक खुद में एक बड़ी टॉपिक है, इसलिए आज का पार्ट डेडिकेटेड रहेगा अर्न्ड लीव के बारे में। यानी आज जो हमारा सेकंड पार्ट होगा सीसीएस लीव रूल्स में, आज की टॉपिक होगी अर्न्ड लीव। और ये जो हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी सीसीएस लीव रूल्स के थर्ड पार्ट में। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहे। तो शुरुआत करते हैं अर्न्ड लीव से। अब अर्न्ड लीव होता क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, वैकेशन डिपार्टमेंट में कैसे मिलता है, नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में कैसे मिलता है, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत तौर पे बात करेंगे। पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा, हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, हमारी जानकारी और बढ़ाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ईएल में। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है ईएल, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो वैकेशन डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, उनमें ईएल कैसे कैलकुलेट होता है, और जो वैकेशन डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ईएल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली वैकेशन डिपार्टमेंट उनको बोला जाता है जिस डिपार्टमेंट में वैकेशंस मिलती है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस हो गए जिसमें समर वैकेशन, विंटर वैकेशन होती है। तो 90% ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो वैकेशन डिपार्टमेंट नहीं होते, जैसे नॉर्मली रेलवेज, एसएससीज और जो भी आप डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट वगैरह देख ले, तो वो वैकेशन डिपार्टमेंट नहीं होती हैं। तो उनमें ईएल कैसे आता है, ईएल कैलकुलेट कैसे होता है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पॉइंट वाइज में जैसे मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे पहले है कि ईएल नॉर्मल डिपार्टमेंट, आप ये कंफ्यूज ना हो, अदर देन वैकेशन डिपार्टमेंट वाली जो लाइन मैंने लिखी उससे आप कंफ्यूज ना हो, बस आप समझ लें कि नियमतः सारे डिपार्टमेंट में ये रूल फॉलो होता है। तो पहला है कि छुट्टियां कितनी मिलती है, कितनी ईएल मिलती है। तो एक साल में टोटल 30 ईएल मिलती है केंद्र कर्मचारी को। 15-15 ईएल की इंस्टॉलमेंट मिलती है, यानी 1 जनवरी को 15 मिलती है और 1 जुलाई को 15 मिलती है हर कैलेंडर ईयर में। अब ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, तो ज्वाइनिंग टाइम के बारे में मैं आपको ब्रीफ इसकी एक समरी दे देता हूं कि जब भी आप कोई एक नई पोस्ट ज्वाइन करने जाते हैं, अगर आप पहले ही कोई अगर केंद्र कर्मचारी हैं और एक नई पोस्ट ज्वाइन करने चाहते हैं, तो आपको एक ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। ठीक है, जो आपको उस पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। जैसे आपकी कोई ट्रांसफ़र हुई है या आप डेपुटेशन पर जा रहे हैं, तो उसमें भी कोई एक समय मिलता है। वो समय होता है मैक्सिमम 15 दिन। तो वो ईएल की तरह ट्रीट होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको 15 दिन का जो छुट्टी है वो मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने 15 दिन में से 10 दिन अवेल कर लिया, तो 10 ईएल आपके माइनस कर ली जाएंगे और बाकी के जो 5 बच रहे वो आपके ईएल वापस आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करता है एक्युमुलेशन के बारे में, यानी आप कितने ईएल अपने कार्यकाल में संयोजित करके बचा के रख सकते हैं बाय द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय। तो सबको पता है कि आप चाहे ईएल हो चाहे एचपीएल हो, सारी छुट्टियां मिलाकर 300 से ज़्यादा आप छुट्टी एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने अलाउड हैं, तो आप एक बार में 180 दिन की ईएल ही का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी एक बार में आप 6 महीने की छुट्टी ले सकते हैं ईएल के तौर पे। ठीक है, अब आपको मैं आप राइट साइड में देखेंगे तो एक इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव ऑन एलटीसी के बारे में बताया गया। अब इनकैशमेंट मीन्स क्या होता है कि हम जो भी छुट्टी अर्जित करते हैं उसके लिए हमें पैसे मिलते हैं। तो उसका नियम क्या है कि जब आप रिटायर होते हैं तभी आपको उतनी छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, पूरे के पूरे पैसे। ठीक है, यानी जितनी छुट्टियां हैं उतने दिन का बेसिक और डीए जोड़कर आपको मिलता है। उससे पहले आप अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी छुट्टियां इनकैश नहीं करा सकते हैं पूरे रेट में। अगर आप रिजाइन करते हैं तो आधी छुट्टियां इनकैश होती है। ठीक है, पर जब आप एलटीसी लेते हैं तो सरकार ने एक सुविधा दी है कि जब आप एलटीसी लेते हैं तो आप मैक्सिमम 60 ईएल तक इनकैश कर सकते हैं। अब 60 आप एक बार में नहीं कर सकते, आप एक एलटीसी में मैक्सिमम 10 ईएल इनकैश कर सकते हैं।
मैं आपको बता दूं एलटीसी को लेकर मैं एक ब्रीफ वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ब्रीफ क्या, मैं पूरी जितनी भी लंबी वीडियो हो मैं उसे पार्ट्स में कवर करूंगा। ऑलरेडी मेरे चैनल्स में एलटीसी के ब्लॉक ईयर्स के बारे में, स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के बारे में वीडियोस बनी हुई हैं। आप प्लीज़, अगर आपको एलटीसी के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है कि वो वीडियो सफिशिएंट है आपके लिए। फिर भी मैं एक एलटीसी रूल्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो पार्ट्स में लाऊंगा। तो ये जो इनकैशमेंट की बात कर रहे थे, तो 60 ईएल आप इनकैश कर सकते हैं, 10-10 ईएल एलटीसी के तौर पर, हर एलटीसी पर 10 ईएल। ठीक है, ये 60 का मैं आपको बता दूं, जो 300 आप एक्यूमुलेट करते हैं रिटायरमेंट तक, ये 60 उससे एडिशनल है। ये 60 अगर आप इनकैश करा लेते हैं 60 ईएल, तो वो 300 लीव जो आपकी रिटायरमेंट के लिए है वो उसमें से ये माइनस नहीं होती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आप एक कार्यकाल में 360 छुट्टियां इनकैश कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो अगला देखिए आप टॉपिक देख सकते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कि ईएल कैलकुलेट कैसे होता है। तो पहले तो आप जान लें कि हमने जाना कि एक साल में हमें 30 ईएल मिलता है 15-15 ईएल के इंस्टॉलमेंट में, पर हर महीने के वाइज से अगर देखा जाए कि हर महीने कितनी ईएल बनती है, तो हर महीने, हर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में 2.5 ईएल ऐड होता है। कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ मतलब 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक जब वो महीना कंप्लीट हो जाता है तो उस महीने के लिए आपको 2.5 ईएल मिलता है। अब रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के केस में क्या होता है, अगर कोई केंद्र कर्मचारी रिटायर होने जा रहा है या उसने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में उनकी छुट्टियां कैसे कैलकुलेट होंगी। तो जिस डेट में वो रिटायर हो रहे हैं या जिस डेट में उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है, उसके 1 महीने पहले तक की ईएल उनको 2.5 दिन प्रति कैलेंडर मंथ मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है जब अगर केंद्र कर्मचारी को हटाया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है उस केस में। तो उस केस में ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए कि उन्हें जिस महीने उनको हटाया जा रहा है या डिसमिस किया जा रहा है, उसके 1 महीने पहले और उसके 1 महीने पहले तक की छुट्टियां मिलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई केंद्र कर्मचारी को हटाया जा रहा है सपोज 22 मार्च को, तो उससे 1 महीना पहले क्या हो गया, फरवरी। आपको फरवरी तक की छुट्टियां नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी जनवरी तक की छुट्टियां। ठीक है, फरवरी भी आप छुट्टियों के लिए काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक महीना जो एक कैलेंडर मंथ होता है उसे छोड़कर उससे पहले के जो कैलेंडर मंथ है वहां तक की छुट्टियां मिलेंगी। अब कोई केंद्र कर्मचारी अगर सर्विस में जिसका देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जिस तारीख को उनकी डेथ हो रही है उस समय जो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ होगा 2.5 ईएल के तौर पर वो पर कैलेंडर मंथ मिलेगा। यानी अगर किसी की डेथ अगर 23 मार्च को हो रही है तो फरवरी तक का छुट्टी उन्हें मिलेगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जैसे हमें पता है कि 2 इंस्टॉलमेंट में ईएल ऐड होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो सपोज 1 जनवरी से लेकर जून के बीच में आप लोगों ने या केंद्र कर्मचारी ने 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया या वो 10 दिन एब्सेंट रहा, जिसे डाइजनॉन मान लिया गया। ये जो बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइजनॉन टर्म है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आते हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट हाफ में यानी 1 जनवरी से लेके 30 जून तक अगर उसने 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया, तो जो अगला इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होगा यानी 1 जुलाई को क्रेडिट होगा, उसमें जितना उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है उसका 1/10वां हिस्सा ईएल से डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी नॉर्मली जान लीजिए कि जितना भी अगर ईएल, मान लीजिए हर 10 ईएल पर हर 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर ईओएल पर 1 ईएल माइनस हो जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम कब तक होगा, ये मैक्सिमम 15 दिन तक आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमने वहाँ पर पहले कैलकुलेशन देखा कि 2.5 ईएल के तौर पर हर कैलेंडर मंथ में कंप्लीट होता है, यानी 2.5 हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया 2.5 हो गए। तो जो भी छुट्टियां क्रेडिट होती है वो दशमलव में क्रेडिट नहीं होंगी। ईएल जब भी क्रेडिट होंगी तो दशमलव में क्रेडिट नहीं होंगी। यानी अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं 2.5 ईएल के लिए तो आपको पूरे 3 ईएल क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं वैकेशन डिपार्टमेंट में अर्न लीव कैसे होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, वैकेशन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें वैकेशंस मिलती हैं, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, या कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिन्हें वैकेशन अलाउड किया जाता है। उनमें कैसा होता है, तो उनमें पहली बात तो 10 ईएल उन्हें मिलती है 2 इंस्टॉलमेंट में, 5 मिल जाती है जनवरी को, 5 मिल जाती है जुलाई को। ठीक है,
पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट तो करें तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो 5/6 5/6 डेज पर कंप्लीटेड मंथ में मिलता है। अब मान लीजिए कि उस केंद्र कर्मचारी ने अपने पूरे वेकेशन का फ़ायदा उठा लिया, यानी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन जो था सब उसने यूज़ कर लिया, तो वो केंद्र कर्मचारी कोई भी ईएल के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसे उस साल कोई ईएल नहीं मिलेगा। अब ये तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि किसी ने वेकेशन का कोई पार्ट इस्तेमाल किया, यानी 1 महीने का आप बोल सकते हो कि समर वेकेशन था, उसने 20 दिन यूज़ किया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में पूरे 12 महीने का उसे 30 दिन का ईएल मिलेगा और अनुपात में मिलेगा, यानी जितना जैसे उसने 50% से ज़्यादा वेकेशन यूज़ कर लिया है तो उसे 50% ही ईएल मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, किसी ने अगर कोई भी वेकेशन यूज़ नहीं किया, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, कोई वेकेशन यूज़ नहीं किया उस साल का, तो उन्हें पूरे के पूरे 30 ईएल 2 इंस्टॉलमेंट में जैसे नियमतः बाकी नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में मिलते हैं वैसे मिलेंगे। पांचवा बिंदु क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेकेशन, यानी अगर मान लीजिए कोई समर वेकेशन का किसी ने फ़ायदा उठा लिया, उसके साथ वो और 5 दिन की अपनी ईएल ऐड करना चाहता है और 5 दिन की छुट्टियां और लेने चाहता है, तो वो कर सकता है, बशर्त है कि वो कैजुअल लीव नहीं ऐड कर सकता उस वेकेशन के साथ। क्यों नहीं ऐड कर सकता, इसका मैंने जवाब आपको फर्स्ट पार्ट में दे दिया है कि सीसीएस लीव रूल्स 1972 के तहत कैजुअल लीव को एक छुट्टी नहीं मानी गई है। तो जब तक जहां भी ये स्पेसिफाई ना कर दिया जाए, निर्धारित ना कर दिया जाए, तब तक सीएल को हम किसी भी छुट्टियों के साथ ऐड नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पर हम लोग कैलेंडर ईयर की जब बात करें वैकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें कैलेंडर ईयर एक पूरे साल नहीं होती है, वो 12 महीने कैलकुलेट होती है। यानी अगर एक एम्प्लॉय अगर मार्च में ज्वाइन करता है तो उसके 12 महीने अप्रैल से लेकर मार्च तक कैलकुलेट होंगी, ठीक है। दूसरा क्या बिंदु है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी कारणवश, किसी ऑर्डर के कारण वो 15 दिन से ज़्यादा की वैकेशन यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसे माना जाएगा कि उसने कोई वैकेशन ही यूज़ नहीं किया और उसके वजह से उसे क्या होगा, उससे पूरे 30 ईएल क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा, ये सब जानकारी आपको रूल 28 सीसीएस लीव रूल्स 1972 में मिल जाएंगी। आप ईएल के बारे में पूरा डिटेल इस रूल में जाकर देख सकते हैं। वहाँ के पब्लिक सर्वेंट रूल्स को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे पब्लिक सर्वेंट्स को ये बता दें कि एक चैनल आ गया है जो उनको उनके हक के बारे में, उनके नियमों के बारे में पूरे बेबाक तरीके से और क्लियरिटी के साथ बताता है। आपकी जो भी शिकायतें हों, जो भी क्वेश्चंस हों, प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें, वो हमारे लिए एक फ्यूल का काम करेगा। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 था। हम लोग बहुत जल्द पार्ट 3 के साथ, होपफुली मुझे लगता है कि इसी वीक में हम लोग पार्ट 3 के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग बाकी लीव्स के बारे में बात करेंगे, जैसे लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, प्रोफेशनल